हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डी यू एस एल एन सी वेब एन ई पी के फिफ्थ सेमेस्टर स्टडी नोट्स के बारे में। ये वीडियो फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एग्जाम होने वाला है जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट का। बुक का नाम है आपका 20वीं सदी का इतिहास 1900 से 1945। ठीक है, 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री। और 1900 से 1945 ये आपकी बुक का नाम है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं हर एक चैप्टर के, 3 4 2, हम वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो, अराउंड 21 पेजेस की ये पीडीएफ है। तो आज की वीडियो में हम इस कंप्लीट पीडीएफ को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा लंबी होती है तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। ठीक है, ये जो एग्जाम होने जा रहा है ये आपका जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट का। बुक का नाम है 20वीं सदी का विश्व इतिहास 1900 से 1945 का। तो इस बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला आपका पार्ट आता है उपनिवेशवाद, आधुनिकता, साम्राज्यवाद, अंत संबंधितता, आर्थिक संकट, महामंदी, क्रांतियां और उपनिवेश के विरुद्ध संघर्ष। ये आपके चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, अब बात करें इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर हम उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। पहला आपका क्वेश्चन बनता है कि उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों की व्याख्या करें। ठीक है, ये क्वेश्चन हम इसलिए डिस्कस करा रहे हैं ताकि अगर एग्जाम में इन क्वेश्चंस से डायरेक्ट आपसे पूछा जाए, अदरवाइज क्वेश्चन अलग तरह से आए परंतु आप इनसे रिलेटेड कंटेंट भी थोड़ा बहुत वहां पे लिख पाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो इनके चांसेस आने के हैं, बट अगर नहीं आते हैं तो आप इनको भी याद कर सकते हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे आंसर बनाने में। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके चैप्टर को पढ़कर ही बनाए गए हैं। क्या है प्रश्न नंबर 1 कि उपनिवेशवाद के जो विभिन्न चरण हैं उनकी आपको व्याख्या करनी है। प्रश्न नंबर 2 आता है कि आधुनिकीकरण की अवधारणा और उसके प्रभाव को समझाइए। और आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के बीच में अंतर क्या है। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के बीच में अंतर क्या है ये आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, इस वाले टॉपिक से या हम कहें क्वेश्चन नंबर 3 से आपको पता चलेगा साम्राज्यवाद के बारे में और उपनिवेशवाद के बारे में। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। अब इसके क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फटाफट उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों की व्याख्या करें। ठीक है, उपनिवेशवाद के जो अलग अलग चरण हैं उनको अगर हम डिस्कस करें तो क्या आएगा कि उपनिवेशवाद का इतिहास 3 प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 3 चरणों में बांटा गया है जिनमें व्यापारिक शोषण से लेकर आर्थिक प्रभुत्व तक का विस्तार शामिल है। ठीक है, इसमें क्या है कि व्यापारिक शोषण से लेकर आर्थिक प्रभुत्व तक जो समय है उसको बांटा गया है। पहला आता है आपका व्यापारिक उपनिवेशवाद जिसका समय था 1757 से लेकर 1813 के बीच में। इस चरण में यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय व्यापार और संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक है, अब बात करें कि व्यापारिक उपनिवेश का अगर हम समय लाइन लेते हैं तो इसमें बताया गया कि 1757 से 1813 के बीच में इस चरण में क्या हुआ कि जो यूरोप की कंपनियां थी उन्होंने भारत में अपना व्यापार स्थापित किया। भारत में जो संसाधन उपलब्ध थे और जो व्यापार उपलब्ध था उस पर अपना नियंत्रण जो था स्थापित कर लिया था। प्रमुख घटना की बात करें तो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर नियंत्रण हो गया था। ठीक है, फिर भारतीय वस्त्र और अन्य उत्पादों का शोषण। भारतीय वस्त्र, ठीक है, और अन्य उत्पाद जो भी भाई भारत में उगाया जाता था उस समय, ठीक है, जो चीज प्रोडक्ट की जाती थी उसका शोषण हो रहा था जिन्हें सस्ते में खरीद कर यूरोप में महंगे दाम पर बेचा गया। अब क्या हुआ इसको इस प्रकार से समझिए कि क्या होता था कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के क्षेत्र पर पूरी तरह से जो यूरोपीय कंपनियां थी उनका कब्जा हो चुका था। उसके बाद भारत में जो चीजें उत्पाद होती थी, भाई मसाले हो गए, ठीक है, यहाँ का कोई जेवर हो गया, कोई भी चीज होगी जो कि यहाँ पे बनाई जाती थी उसको यहाँ से कम दामों में खरीद कर ट्रांसपोर्ट करके यूरोप ले जाया जाता था और वहां पे बड़े महंगे दामों पर बेचा जाता था। इसका प्रभाव क्या पड़ा कि भारतीय आर्थिक ढांचे को कमजोर किया गया। अब इससे क्या हुआ कि भाई जिस चीज का रेट यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए उन लोगों ने दबाव देकर उसे कम रेट में खरीदा और अपने देश में ले जाकर महंगे रेट पर बेचा। तो इससे क्या हुआ, यहाँ का जो आर्थिक ढांचा था वो कमजोर हो गया। ठीक है, जिस चीज का सही प्राइस मिलना चाहिए था वो लोगों को नहीं मिला और आर्थिक रूप से कमजोरी आ गई थी। फिर भारी करधान और किसानों की दुर्दशा। अब क्या हुआ था कि भाई कंपनियों का दबाव है, ठीक है, कंपनियों ने नियंत्रण पा लिया है, तो जिससे क्या हुआ कि बड़े स्तर पर किसानों को कर भी देना पड़ रहा है। ठीक है, किसानों के ऊपर भी दबाव था, ऐसा नहीं है कि कंपनियों की तरफ से ही था, सरकार की तरफ से भी था काफी हद तक। तो किसानों के ऊपर भाई हम कह सकते हैं कि उनको
कर देना पड़ रहा था बड़े स्तर पर, जिससे क्या होती उनकी जो स्थिति थी वो खराब हो चुकी थी। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं व्यापारिक उपनिवेश और ये उपनिवेशवाद और ये उसके समय लाइन। फिर आता है औद्योगिक उपनिवेशवाद, जो कि था 1813 से लेकर 1857 के बीच का। इस चरण में क्या हुआ कि इस चरण में भारत को कच्चे माल के स्रोत और ब्रिटेन के तैयार माल के बाजार के रूप में विकसित किया गया। अब देखिए, ये वो चरण था औद्योगिक चरण, मतलब उद्योगों का जो समय था वो ये समय था। इसमें क्या था कि भारत को एज ए भारत को किस तरह लिया जा रहा था कि भारत के पास बहुत सारा कच्चा माल है, वहां से कच्चा माल उठाओ, ब्रिटेन ले जाओ, वहां पे मार्केट में मालों को तैयार करो और बेचो। ठीक है, या फिर भारत में ही कच्चा माल को बना के तैयार करो बढ़िया, और प्रोडक्ट को ले जाके सीधा ब्रिटेन में बेचो। ठीक है, तो ये बताया गया कि क्या हुआ कि इस चरण में भारत को कच्चे माल के स्रोत और ब्रिटेन को तैयार माल के बाजार के रूप में विकसित किया गया। ब्रिटेन था तैयार माल की बाजार और भारत था कच्चे माल का स्रोत। इसका घटना की बात करें तो अंग्रेजों ने भारतीय कुटीर उद्योग को खत्म कर दिया था। ठीक है, भारतीय कुटीर उद्योग मतलब घरों में जो चीजें डेवलप की जाती थी उसको पूरी तरह से खत्म ही कर दिया था। रेलवे और बंदरगाहों का निर्माण केवल ब्रिटिश व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया। अब क्या हुआ कि भारत में जो रेलवे व्यवस्था और जो बंदरगाह, जो पोर्ट्स बनाए गए थे जहाजों के लिए, वो सिर्फ इसलिए बनाए गए थे ताकि जो ब्रिटिश, उस समय जब ब्रिटिश पूरी तरह से यहाँ पे आके बस चुके थे, तो ब्रिटिश व्यापार भारत में बढ़ाया जा सके। ठीक है, बड़े बड़े आप कहें कि नाव आए, ठीक है, जहाज आए जिनमें सामान ट्रांसपोर्ट हो सके ब्रिटिश तक, यूरोप तक। तो इसके लिए ये दो चीजें बड़े स्तर पर तैयार की गई। रेलवे इसलिए बनाया गया ताकि सामानों को बड़े स्तर पर एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके भारत के अंतर्गत। फिर इसके प्रभावों की अगर हम बात करें तो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन। भारत में जो हाथों से चीजें बनाई जाती थी उनका उद्योग, उनका जो बिजनेस था पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, पतन हो चुका था। किसानों और मजदूरों का शोषण हो रहा था। अब क्या हुआ कि देखिए सिंपल सी बात है, आपको भी पता होगा कि उस समय भारत में प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी बहुत कम थी। ठीक है, तो लोग क्या करते थे, ये हम कहे कि जो कंपनियां थी, कारखाने थे, उनमें लोगों को भर्ती कर लिया जाता था। ठीक है, और उनका शोषण किया जाता था, कम से कम रुपए दिया जाता था, ज्यादा से ज्यादा काम उनसे करवाया जाता था। ठीक है, तो ये वाला हमने कौन सी बात करी, औद्योगिक उपनिवेशवाद की, जो कि था 1813 से 1857 का समय। बात करें आर्थिक शोषण का चरण। अब आर्थिक शोषण का चरण आता है 1858 से 1947। ठीक है, हमने तीन चरणों में बांटा है किस चीज को, उपनिवेशवाद को। ठीक है, हमने उपनिवेशवाद को तीन चरणों में बांटा है, 1757 से 1813, 1813 से 1857 और 1858 से फिर 1947, जहां पे भारत को आजादी मिली। ठीक है, आर्थिक शोषण के चरण की बात करें तो इस चरण में भारत को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक गुलाम बना दिया गया। अब क्या हुआ कि भाई 1858 का समय जब शुरू होता है और 1947 का जब खत्म होता है, तो इस समय के दौरान भारत को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य का क्या बना दिया गया था, आर्थिक गुलाम बना दिया गया था। ठीक है, आर्थिक रूप से गुलाम बन चुका था भारत ब्रिटिश साम्राज्य का। ठीक है, इसमें प्रमुख घटना की अगर हम बात करें तो क्या हुआ, तो ब्रिटिश कंपनियों द्वारा भारतीय प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। भारत में जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध थे, कोई गैस हो गई, कोई ईंधन हो गया, कोई तेल हो गया, ठीक है, हम कहें भारत में सोना निकला करता था, तो वो सारी चीजों को बहुत बुरी तरह से और बहुत बड़े स्तर पर क्या कहा गया, दहन करा गया। ठीक है, उन सब चीजों को ज्यादा से ज्यादा निकाला गया, यूज किया गया, ब्रिटेन ले जाया गया। ठीक है, साथ के साथ भारतीय श्रमिकों और सैनिकों का विदेशी युद्धों में उपयोग। अब क्या था कि भारत के लोगों को तो जो नौकरी है, काम है, आमदनी के लिए पैसा चाहिए, तो उन्हें भर्ती कर लिया गया सेना में। ठीक है, जो श्रमिक थे, जो काम करते थे कंपनियों में, या फिर सैनिक थे, इन सभी लोगों को भर्ती कर लिया गया बड़े स्तर पर। अब क्या होता था कि ब्रिटेन में लोगों की कमी हो गई, काम करने वालों की, तो भारत से ट्रांसपोर्ट मार दिया सीधा उधर लोगों को, वहां पे उन लोगों से काम करवाया जा रहा है जबरदस्ती। ठीक है, उनको आमदनी दे रहे हैं बिल्कुल कम से कम और काम ले रहे हैं 24 घंटे का। तो ये स्थिति थी। साथ के साथ सैनिकों की भी यही स्थिति थी कि यहाँ से लोगों को भर्ती कर लिया गया, और अगर ब्रिटेन का या हम कहीं यूरोप में कहीं छोटा मोटा युद्ध चल रहा है तो लोगों को वहां भेज दिया। ठीक है, वहां पे उन्हें युद्ध लड़ाया जा रहा है, वो लोग अपने लोगों को नहीं भेजा करते थे, यहाँ से लोगों को उठा के भेजा करते थे। तो विदेशी जो युद्ध थे, ठीक है, जिसमें भारत का कभी कोई हाथ नहीं था, उन युद्धों में भी भारतीय लोगों को लड़ना पड़ा था। प्रभावों की बात करें तो भारतीय समाज में गरीबी और बेरोजगारी का विस्तार हुआ। अब जब इतनी बुरी स्थिति आ गई थी, ठीक है, तो जब भारत आजाद हुआ 1947 में, ठीक है, तो तब भारत की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि गरीबी बहुत ही ज्यादा थी और बेरोजगारी तो हद से ज्यादा थी। ठीक है, लोगों के पास काम नहीं था। ठीक है, और बहुत बड़े स्तर पर गरीबी थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। ठीक है, इसी समय के दौरान 1858 से लेकर 1947 का जो समय था, इसी दौरान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ ताकि भारत को आजादी दिलाई जा सके। इसके लिए स्वतंत्रता संग्राम को चलाया गया।
ठीक है। तो ये 3 चरण थे जिसमें उपनिवेशवाद को मुख्य रूप से बांटा जाता है, जिसमें हमने भारत के बारे में बात करी। ठीक है। व्यापारिक उपनिवेशवाद, जिसमें व्यापार भारत में आके शुरू हुआ था। औद्योगिक, ठीक है, जब भारत में बड़े बड़े उद्योगों को लगाया गया, कंपनियों को खड़ा करा गया, साथ के साथ भारत में क्या करा जा रहा था कि भारत का सामान लिया जा रहा था, जो ब्रिटेन में, जैसे कच्चा माल भारत में उपलब्ध है, यहाँ से लिया, ब्रिटेन में ले गए, वहां पे कच्चे माल को पक्का माल बनाया, कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई सामान बनाया, और उसे अच्छे दामों पे वहां बेच रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो कुटीर उद्योग था, घरेलू बिजनेस था, वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। फिर आता है आर्थिक शोषण, जिसमें क्या हुआ था कि भाई अंत का समय था, ये तीसरा चरण, जिसमें क्या हुआ, पूरी तरह से आर्थिक रूप से गुलाम बना दिया गया था भारत को। किसका? ब्रिटेन का। ठीक है। ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर, आई होप अच्छे से समझ में आ गया। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, आधुनिकीकरण की अवधारणा और इसके प्रभावों को समझाइए। ठीक है। आधुनिकीकरण की अवधारणा क्या है और इसके प्रभाव क्या है? हो सकता है आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए सिर्फ अवधारणा के बारे में, और यहाँ पे कुछ और पूछ लिया जाए, तो अवधारणा तो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए ना। तो इसको देखते हैं। आधुनिकीकरण मतलब मॉडर्नाइजेशन का अर्थ पारंपरिक व्यवस्थाओं से आधुनिक प्रथाओं की और स्थानांतरण है। सिंपल सी बात है। आधुनिकीकरण मतलब अगर आप पुराने समय से डेवलप होके आगे समय में जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि आपने पुरानी व्यवस्थाओं को, जो पारंपरिक व्यवस्थाएं थी, उन्हें छोड़ा, आपने आधुनिक प्रथाओं को अपनाया, तो आपने स्थानांतरण करा, यही कहलाता है आधुनिकीकरण। ठीक है। यह प्रक्रिया सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों को प्रभावित करती है। ये जो प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया? आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है, वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रभावित करती है। हो सकता है ये देश को प्रभावित करे, जनता को प्रभावित करे, लोगों को प्रभावित करे। ठीक है। हर किसी को ये प्रभावित करती है। बात करें परिभाषा और उत्पत्ति की, तो आधुनिकीकरण जो है लैटिन शब्द मोडो से निकला है, जिसका अर्थ है आधुनिक समय। यह प्रक्रिया यूरोपीय पुनर्जागरण और औद्योगिकी क्रांति के बाद विकसित हुई थी। ठीक है। ये जो प्रक्रिया है आधुनिकीकरण की, ये जो प्रक्रिया थी, ये यूरोपीय पुनर्जागरण, मतलब यूरोप का जब बुरी तरह हाल हो चुका था, ठीक है, युद्धों में जब यूरोप का पूरी तरह से हाल बिगड़ चुका था, उसका जो ढांचा था वो चरमरा चुका था, उसके बाद जब यूरोप को रीडेवलप करा गया, दोबारा से उसको बनाया गया, अच्छी अच्छी, ठीक है, वहां पे जो चीजें खराब हुई थी उनको ठीक करा गया, तब ये आधुनिकीकरण की जो अवधारणा है, या हम कहें थ्योरी है, वहां से निकल कर आई। ठीक है। और औद्योगिक क्रांति, जिन देशों में औद्योगिक क्रांति हुई, वहां पे आधुनिकीकरण की जो अवधारणा है वो वहां से निकली थी। मुख्य तत्वों की बात करें, तो प्रमुख तत्वों की, तो सामाजिक आता है, सामंती व्यवस्था का पतन, शहरीकरण और औद्योगिकरण। जो गांवों में सामंत की जो व्यवस्था थी, जिसमें सामंत पूरे गांव को संभालते थे, या फिर हम कहें पर्टिकुलर क्षेत्र को संभालते थे, उस व्यवस्था का पतन। ठीक है। सामंत व्यवस्था को हटा दिया गया समाज में से, और फिर शहरीकरण और औद्योगिकरण, नए नए शहर बसाए जा रहे हैं। ठीक है। साथ के साथ नए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं, बिजनेस को खड़ा करा जा रहा है, नए नए कारखाने बन रहे हैं। तो ये उसके प्रमुख तत्व हैं। किस क्षेत्र में? सामाजिक क्षेत्र में। सामाजिक क्षेत्र में सामंती व्यवस्था को हटा दिया गया और शहर और औद्योगिकरण की व्यवस्था लाई गई। आर्थिक अगर क्षेत्र में देखें, तो पूंजीवादी और वैश्विक व्यापार का विस्तार। पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसका विस्तार हुआ, और वैश्विक व्यापार मतलब हम कहें पूरे विश्व में जो व्यापार की व्यवस्था है उसका विस्तार हो रहा था। ठीक है। एक देश दूसरे देश में जाकर व्यापार कर रहा है, अन्य देश उस देश में आके व्यापार कर रहा है, तो ये चीजें बढ़ाई गई। साथ के साथ उत्पादन में वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग। अब क्या हुआ कि प्रोडक्शन में वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करा जा रहा है। ठीक है। टेक्नोलॉजी का यूज करके उपयोग किया जा रहा है, और नई नई चीजें डेवलप की जा रही हैं। तो ये आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राजनीतिक क्षेत्र में देखें, तो लोकतंत्र और संसदीय शासन का विकास। ठीक है। लोकतंत्र और संसदीय शासन, इससे पहले कौन सी व्यवस्था थी? वो थी राजा का शासन, हो गया। ठीक है। तो कोई एक राजा है, वो पूरी तरह से पूरे देश को चला रहा है, तो ये व्यवस्था पुरानी थी, जो कि यूरोप में बहुत ज्यादा फैली हुई थी। ठीक है। उसके बाद लोगों ने उस व्यवस्था से निकलकर लोकतंत्र और संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया। तो क्या हुआ? लोगों ने अपना डेवलपमेंट करा, आधुनिकीकरण को अपनाया। ठीक है। फिर बात करें राष्ट्रीय राज्य और राजनीतिक दलों की स्थापना। राष्ट्र राज्य और जो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज है, उनकी स्थापना हुई राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है। ये 3 क्षेत्र हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। राजनीतिक में क्या क्या चेंजेस हुए? ये 2 चेंजेस हुए। आर्थिक अगर क्षेत्र को देखें, तो ये वाले 2 चेंजेस हुए, और सामाजिक अगर क्षेत्र को देखें, तो ये वाले 2 चेंजेस हुए थे। ठीक है। इन पॉइंटों को आप अच्छे से याद रखिए, वहां पे आप इनको जितना एक्सप्लेन करके लिख पाएंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा है। बात करें प्रभावों की, कि क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो सकारात्मक प्रभावों की बात करें, मतलब पॉजिटिव जो इम्पैक्ट पड़े हैं। शिक्षा, शिक्षा और विज्ञान में प्रगति। ठीक है। एजुकेशन हो गई, साइंस हो गई, इनमें प्रगति हुई है, लोगों ने डेवलपमेंट करी है, हर देश अपना डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक है। महिलाओं और श्रमिकों वर्ग के अधिकारों में सुधार। जो भाई महिलाएं हो गई, या फिर जो श्रमिक वर्ग हो गया, जो कि मेहनत
वर्ग है, शिक्षित श्रमिक है, ठीक है, उनके जो अधिकार थे उन अधिकारों में क्या हुआ, सुधार हुआ, उनके अधिकारों में उन्हें और ज्यादा चीजें मिली है। नकारात्मक प्रभावों की बात करें तो पारंपरिक मूल्यों का पतन हो गया। तो भाई जो चीज परंपरागत है, बहुत पुराने समय से चली आ रही है, वो चीज पूरी तरह से खत्म हो गई। सामाजिक असमानता में वृद्धि हुई, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई सामाजिक असमानता वृद्धि हुई, आधुनिकीकरण के कारण क्या हुआ, सामाजिक असमानता में वृद्धि हुई। समाज में बहुत बड़े स्तर पर हम कह तो सकते हैं कि अमीरी और गरीबी का जो फर्क है वो बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलता है, ठीक है। चौथा पॉइंट आता है आलोचना। कई विचारकों ने आधुनिकीकरण को प्रकृति और मानव के बीच की खाई को बढ़ाने वाला माना है, ठीक है। कई लोग या कई विचारक ये मानते हैं कि जो आधुनिकीकरण की जो प्रोसेस है, ठीक है, इसने क्या करा, प्रकृति और मानव के बीच में बहुत बड़ी खाई बना दी है। गांधी जी और टैगोर ने इसे विदेशी संस्कृति का अंधुकरण बताया है, ठीक है। गांधी जी ने और टैगोर ने क्या बताया कि ये विदेशी संस्कृति का ही एक हिस्सा है, ये हमारे यहाँ की डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको ये इसलिए कहा गया क्योंकि देखिए भारत में अंग्रेजों के आने से पहले भारत की जो स्थिति थी भाई, सभी समाज जो था वो उसी प्रकार से चलता था जो पुराने समय से चला आ रहा था। फिर क्या हुआ, अंग्रेज आए, अब उन लोगों ने यहाँ पे अपनी व्यवस्था को अपनाया भाई। यहाँ पे उन्होंने जो शासन व्यवस्था है उसको बदल दिया था, राजा की जो व्यवस्था थी उसको चेंज करके भाई पार्लियामेंट व्यवस्था ला दी गई थी, ठीक है। उसके साथ साथ क्या हुआ कि भाई विदेशी जो चीजें हैं, यहाँ पे कारखाने खुल रहे थे, लोगों का जो पुराने समय से चला आ रहा बिजनेस था उसे बंद मतलब वो बंद हो गया था क्योंकि नई नई चीजें आ गई थी। तो ये चीजें के कारण गांधी जी ने और टैगोर जो है उन्होंने ये बताइए कि ये विदेशी का जो है उनका हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के बीच में क्या अंतर है। ये जरूरी चीज है, इसको अच्छे से पढ़िए। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद अक्सर एक साथ उपयोग किए जाते हैं, दोनों में मौलिक अंतर, ठीक है। मौलिक अंतरों की बात करें जो अंतर है, तो परिभाषा का अगर हम देखें तो उपनिवेशवाद का क्या मतलब है, किसी क्षेत्र पर आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना। उदाहरण के लिए ब्रिटिश राजा का भारत पर नियंत्रण, ठीक है। उपनिवेशवाद का क्या मतलब है, उपनिवेशवाद का मतलब है कि कोई एक देश किसी अन्य देश पर आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और राजनीतिक रूप से नियंत्रण स्थापित कर ले, ठीक है। जैसे कि कोई ब्रिटिश का राजा भारत के ऊपर नियंत्रण शासन व्यवस्था कर रहा है, ठीक है। मतलब ब्रिटिश का को ब्रिटिश राज, राजा नहीं कहेंगे, ब्रिटिश राज जो ब्रिटेन है उसने भारत के ऊपर कब्जा कर लिया, पूरी तरह से उसकी स्थिति चलाई, आर्थिक रूप से देख रहा है, सांस्कृतिक रूप से देखता है, राजनीतिक रूप से देख रहा है, तो क्या हुआ, उपनिवेशवाद कहलाया। साम्राज्यवाद की अगर हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर शक्ति और प्रभाव बढ़ाने की नीति। उदाहरण के लिए अमेरिका ने सोवियत संघ का शीत युद्ध के दौरान विस्तार। साम्राज्यवाद का क्या मतलब हुआ कि भाई इंटरनेशनली या हम कहें वैश्विक, विश्व स्तर पर अपनी शक्ति और अपने प्रभावों को बढ़ाना की नीति, ठीक है। कि भाई सपोज करते हैं, हम उदाहरण ले लेते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ ने क्या करा था, शीत युद्ध के दौरान अपनी शक्तियों को बढ़ाया, उन्होंने भाई एटॉमिक पावर्स को बनाया, ठीक है, एटॉमिक चीज बनाई, अपनी आर्थिक रूप से जो डेवलपमेंट है वो करा, पॉलिटिकल रूप से जो डेवलपमेंट है वो करा। तो क्या करा, साम्राज्यवाद के अंतर्गत ये सारी चीजें हुई कि भाई एक देश ने अपनी शक्ति अपने दम पर बढ़ाई, ठीक है। कोई अन्य देश ने आके उसके ऊपर शासन नहीं करा, ठीक है, ना ही उसने किसी अन्य देश से हेल्प ली, उसने खुद में खुद अपनी जो आप कहें शक्ति है, प्रभाव है, वो बढ़ाया। तो इसके उदाहरण आते हैं अमेरिका और सोवियत संघ, जिन्होंने शीत युद्ध के दौरान ये जो विस्तार है ये किया था। उत्पत्ति और उद्देश्य की बात करें तो उपनिवेशवाद का बात करें अगर उपनिवेशवाद की, तो व्यापार और संसाधनों के दोहन के लिए। अब क्या हुआ कि भाई उत्पत्ति कहाँ से होती है, उत्पत्ति कहाँ से होती है, उपनिवेशवाद की उत्पत्ति हुई व्यापार और संसाधन के दोहन के लिए। कि भाई ब्रिटेन नहीं चाहता था कि उनका संसाधन खर्च हो, इसीलिए उन्होंने देश के मतलब विश्व के जो अन्य देश थे वहां पे जाके शुरुआत में अपनी छोटी छोटी कंपनियां स्थापित करी। कुछ समय बाद उन्होंने जो भारत के अगर हम उदाहरण ले तो भारत में फिर राजाओं को अपने अंतर्गत करा, फिर राजा का पूरा शासन हटा के अपना ही शासन बैठा दिया। तो क्या हुआ, उन्होंने भारत का जो संसाधन था, भारत का जो व्यापार था उसका दोहन करा, ठीक है। व्हाइट मैन बर्डन जैसी विचारधारा का प्रचार, ठीक है। अब क्या हुआ, उद्देश्य क्या था कि हम कह सकते हैं कि भाई व्हाइट मैन्स बर्डन जैसी जो विचारधारा है इसका प्रचार हुआ था उपनिवेशवाद के अंतर्गत। साम्राज्यवाद की बात करें तो सामरिक लाभ और राजनीतिक प्रभुत्व के लिए। भाई साम्राज्यवाद का क्या है कि भाई मेरा पूरा का पूरा लाभ हो सामरिक रूप से, और मेरी जो राजनीतिक प्रभुत्व है वो और ज्यादा बढ़े, मेरी राजनीतिक जो पावर है वो और ज्यादा बढ़े, इसीलिए तो लोग साम्राज्यवाद का विस्तार करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया उत्पत्ति और उद्देश्य के बारे में पॉइंट। अब बात करते हैं हम प्रमुख चरण चरण और घटनाओं के। तो उपनिवेशवाद 15वीं से 20वीं सदी के बीच में चला था। प्रमुख उदाहरण है भारत, अफ्रीका, एशिया और यूरोप पर नियंत्रण।
ठीक है, यूरोप के भी काफी देश थे, पर यूरोपीय नियंत्रण, मतलब भारत पर, अफ्रीका पर और एशिया के बहुत बड़े स्तर पर, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में यूरोप के लोगों का नियंत्रण था। ठीक है, हो सकता है ये यूरोप की पर्टिकुलर कोई एक देश ना हो, परंतु हम यूरोप कहेंगे, मतलब वहां से आए हुए लोगों ने भारत, अफ्रीका और एशिया के बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना नियंत्रण काबू कर लिया था। ठीक है, और ये समय चला था 15वीं सदी से 20वीं सदी तक। साम्राज्यवाद की बात करें तो 19वीं से 20वीं सदी के बीच में ये समय था। ठीक है, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान साम्राज्य विस्तार हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान साम्राज्य का जो विस्तार था वो हुआ था। ठीक है, किस प्रकार भाई हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो समय था, उसी में शीत युद्ध चालू हो गया था, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ ने अपना जो विस्तार है साम्राज्य का वो विस्तार किया था। ठीक है, तो ये उसके प्रमुख चरणों के अंतर्गत आ जाता है और घटनाओं के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप याद कर लीजिए अच्छे, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे से जो आंसर है वो बना पाए। प्रभावों की बात करें, क्या प्रभाव पड़ते हैं भाई उपनिवेशवाद के और साम्राज्यवाद के दुनिया पे? तो उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ता है? उपनिवेशित देशों में आर्थिक शोषण और गरीबी, जैसा कि हमने बात करी ऊपर वाले क्वेश्चन में कि भारत में यही स्थिति थी जब जो ब्रिटेन था वो भारत को छोड़कर गया। ठीक है, तो भारत की स्थिति में गरीबी थी, उसका बहुत बड़े स्तर पर शोषण हुआ था, और साथ के साथ यहाँ पे बेरोजगारी बहुत बड़े स्तर पर थी। ठीक है, वहीं अगर हम साम्राज्यवाद की बात करें तो वैश्विक युद्ध और सांस्कृतिक टकराव। अब जब भाई मैं कोई देश अपनी साम्राज्य बढ़ाएगा तो अन्य देश, सामने वाला भी देश हो सकता है उसके साथ टक्कर में हो, तो वो भी अपना साम्राज्य बढ़ाएगा। तो क्या होगा? वैश्विक युद्ध होगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध हो सकते हैं। दूसरा सांस्कृतिक टकराव, दो बड़ी बड़ी संस्कृतियों का टकराव हो सकता है। उदाहरण के लिए अमेरिका जब अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, उसी समय जो यूएसएसआर मतलब यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ जो था, वो भी अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। वो भी नहीं चाहता था कि अमेरिका से पीछे रह जाए, इसीलिए तो वो इतना तो टक्कर हुई उनकी शीत युद्ध के दौरान। ठीक है, हो सकता है कि उनका आमने सामने वाला कभी युद्ध नहीं हुआ, परंतु घमासान हमेशा ही रहा था। तो क्या था कि वही वैश्विक स्तर पर युद्ध हो सकता है, और दो बड़ी बड़ी संस्कृतियों के बीच में टकराव हो सकता है अगर हम साम्राज्यवाद को बढ़ावा देते हैं तो। और वहीं अगर हम उपनिवेशवाद को बढ़ावा देते हैं तो क्या होगा कि किसी देश का आर्थिक रूप से और शोषण होगा और गरीबी उस देश में बढ़ी जाएगी। ठीक है, ये था आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, उपनिवेशवाद, आधुनिकता और साम्राज्यवाद के बारे में, उन सब के बारे में हमने बात करी। ठीक है, हो सकता है इसमें और भी कई सारे टॉपिक्स हो जो कि इंपॉर्टेंट हो, बट हमें जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लगे वो हमने इस वीडियो में कवर अप करे हैं। ठीक है, आगे देखें, चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं फटाफट। इसमें चैप्टर नंबर 2 को दो पार्ट्स में बांटा गया है, और विश्व में यूरोप और विश्व में परिणाम, और दूसरा राष्ट्रीय संघ के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आता है कि प्रथम विश्व युद्ध के मुख्य कारणों की विवेचना कीजिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किन कारणों से हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक के बीच में चला था। इसे महायुद्ध भी कहा जाता है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। ठीक है, इसके कारण क्या क्या है, इन कारणों के बारे में बात करें तो राष्ट्रवाद और क्षेत्रीय संघ। यूरोप में बढ़ता राष्ट्रवाद ने विभिन्न देशों को अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था। क्या कर रहा था कि यूरोप में जो बढ़ता राष्ट्रवाद की जो व्यवस्था थी ना, उसने अलग अलग देशों को अपने प्रभुत्व मतलब अपनी शक्ति को स्थापित करने के लिए प्रेरित करा था। क्या हुआ कि भाई यूरोप में बढ़ते राष्ट्रवाद, यूरोप में क्या हो रहा था कि भाई प्रत्येक देश राष्ट्रवाद के प्रति जो नीति है उसको बहुत बढ़ा रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ, विश्व के जो अन्य अन्य देश है ना, उन्होंने उन्होंने भी इसी काम में लग गए, वो अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे। फिर फ्रांस और जर्मनी के बीच अल्सास और लॉरेन क्षेत्र को लेकर तनाव। ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में क्या था, अल्सास और लॉरेन का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को लेकर तनाव था उनके बीच में, हम कह सकते हैं कि आपसी रंजिश थी। ठीक है, तो इन दो देशों के बीच में अल्सास और लॉरेन को लेकर जो क्षेत्र था उसको लेकर तनाव था। राष्ट्रवाद और क्षेत्रीय अगर हम संघर्ष की बात करते हैं, बात करें सैन्य प्रतिस्पर्धा, सैन्य रूप से जो कंपटीशन था उसकी, तो जर्मनी और ब्रिटेन के बीच नौसेना के प्रभुत्व को लेकर प्रतियोगिता। ठीक है, क्या हुआ, जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में नौसेना जो नेवी है, ठीक है, नेवी के प्रभुत्व को लेकर क्या होते थे, प्रतियोगिता, भाई कंपटीशन होते थे कि भाई हमारी नेवी अच्छी है या आपकी नेवी अच्छी है, इसके लिए हम कंपटीशन करा लेते हैं। तो सैन्य प्रतिस्पर्धा होती थी, जो नेवी कॉम्पिटिशन से रिलेटेड वो चीज है। ठीक है, बात करें यूरोप के देशों में भारी मात्रा में सैन्य संसाधनों का निर्माण। यूरोप के जो देश थे, देखिए ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारणों की। ठीक है, और हो सकता है और भी कारण हो, बट ये जो हम कारण की बात कर रहे हैं आप इन्हें भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आपको क्या लिखना है, पॉइंट लिखना है सैन्य प्रतिस्पर्धा, और उनमें इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है, तो जिससे क्या होगा, आप एक अच्छा आंसर बना पाएंगे। सैन्य प्रतिस्पर्धा में दूसरा पॉइंट आता है कि यूरोप के देशों में भारी मात्रा में सैन्य संसाधनों का निर्माण।
यूरोप के जो देश उस समय के थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले के, उनमें क्या हो रहा था कि भाई वो बड़े स्तर पर सैन्य संसाधनों का निर्माण कर रहे थे। सेना के लिए हो सकता है हथियार हो सकता है बम हो सकता है कोई अन्य पदार्थ हो, ठीक है, वो सब चीजें बड़े स्तर पर निर्माण की जा रही थी। साम्राज्यवाद की बात करें, एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद को लेकर संघर्ष। अब क्या हुआ कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक कारण ये भी है कि एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश को लेकर, ठीक है, उपनिवेशवाद की जो व्यवस्था थी, ठीक है, मतलब ब्रिटेन, ब्रिटेन ने जो कब्जा कर रखा था एशिया और अफ्रीका के ऊपर, उस चीज को लेकर संघर्ष हो रहा था वहां पे, और आर्थिक संसाधनों और बाजारों पर कब्जे की ओर। अब क्या होता है कि भाई आर्थिक संसाधन जो है वो, और जो मार्केट्स हैं, उन मार्केट्स पर कब्जे की जो होड़ चल रही थी देशों के बीच में, उस चीज को लेकर एक कारण बन जा सकता है किस चीज का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। ये साम्राज्यवाद के अंतर्गत आता है। गठबंधन प्रणाली, यूरोप दो सैन्य गुटों में बट गया। मित्र राष्ट्र इंग्लैंड फ्रांस रूस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अगर हम कारणों की बात करें, और केंद्रीय शक्ति की बात करें जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है। मित्र राष्ट्र के अंतर्गत ये तीन आते हैं, केंद्रीय शक्तियों के अंतर्गत ये तीन आते हैं। ये एक कारण है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का, क्योंकि यूरोप को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। पांचवें पॉइंट की बात करें तो अराजकता और अंतरराष्ट्रीय संगठन का अभाव। विवादों को सुलझाने के लिए कोई प्रभावी अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, मतलब होने से पहले जो भी छोटे मोटे विवाद चल रहे थे, उन विवादों को लेकर कोई भी, मतलब हम कारणों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो भी विवाद चल रहे थे, ठीक है, वो विवाद एक प्रकार से सुलझाने के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठन था ही नहीं, ठीक है। इस चीज को समझिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब लीग ऑफ नेशंस बनाया गया और लीग ऑफ नेशंस पूरी तरह से फेल हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने में, तो उसे हटाकर यूनाइटेड नेशंस बनाया गया, ठीक है, यूएन को बनाया गया। विवादों को सुलझाने के लिए क्या था कि अंतरराष्ट्रीय कोई संगठन नहीं था, इसीलिए अराजकता बढ़ रही थी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन है उसका अभाव था। फिर बात करें उस समय का, बिल्कुल उस समय जब युद्ध शुरू हुआ, प्योरली उसका एक कारण था कि तत्कालीन कारण, आर्किडुक की हत्या। अब देखिए, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांस फ्रांस फर्डिनेंड की जून 1914 को हत्या, इस घटना ने युद्ध को प्रारंभ के लिए चिंगारी का काम किया, ठीक है। अब इसको इस तरह से समझ लेते हैं, सिंपल सी स्टोरी, कि जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, ठीक है, वो गाड़ी में जा रहे थे और सडनली एक व्यक्ति ने आके उन पे फायरिंग कर दी, ठीक है, जिसकी वजह से उसके उनकी मौत हो गई, और यही एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है फर्स्ट वॉर के शुरू होने का, ठीक है, क्योंकि जस्ट उनकी मृत्यु के बाद, मतलब उनकी हत्या के बाद ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे वीडियोस बहुत सारी अवेलेबल है, आपको अच्छे से स्टोरी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो छह कारण है, कौन कौन से कारण है, पहला कारण है राष्ट्रवाद और क्षेत्रीय संघर्ष। दूसरा कारण है सैन्य प्रतिस्पर्धा, किनके बीच में, जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में नौसेना को लेकर जो प्रतिस्पर्धा थी वो। फिर आता है तीसरा कारण साम्राज्यवाद, भाई एशिया अफ्रीका में उपनिवेशवाद जो व्यवस्था थी उसको लेकर संघर्ष हो रहा था। चौथा कारण है गठबंधन, यूरोप के दो हिस्से हो गए थे। पांचवा कारण है अराजकता और अंतरराष्ट्रीय संगठन का अभाव, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन होना चाहिए वो नहीं था। और छठा कारण है तत्कालीन कारण, मतलब आर्किडुक की हत्या, उस समय के ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई 28 जून 1914 को, और उसके बाद युद्ध चालू हो गया, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के होने के कारण। अब बात करें प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख परिणामों का वर्णन। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका है, हम समय में आ गए हैं आगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका है, अब उसके कारण क्या है, सॉरी उसके परिणाम क्या निकले। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों पर गहराई से प्रभाव डालते हैं। इसके प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं। पहला परिणाम क्या है, राजनीतिक परिवर्तन। ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी और रूस पर राजशाही समाप्त, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी और रूस पर जो राजा की व्यवस्था थी, राजशाही जो व्यवस्था थी, वो समाप्त हो चुकी थी। तुर्की में गणराज्य की स्थापना, ठीक है, तुर्की में क्या हुआ, गणराज्य जो व्यवस्था थी उसकी स्थापना हुई थी। और ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी रूस में राजा की जो व्यवस्था थी राजशाही, वो समाप्त हो चुकी थी, ठीक है। सेकंड कारण आता है आपका, दूसरा कारण आता है आर्थिक प्रभाव क्या पड़े। यूरोप की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। युद्ध के बाद कई देशों में आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। और क्या हुआ था उस वर्ल्ड वॉर के दौरान कि लोगों ने हद से ज्यादा अपने जो संसाधन है वर्ल्ड वॉर में लगा दिए थे, जिसके कारण क्या हुआ कि यूरोप के बहुत बड़े स्तर पर हम कहे तो जो देश थे जिन्होंने युद्ध लड़ा, ठीक है, उन देशों में आर्थिक मंदी आ चुकी थी, ठीक है, उनके पास अब बिल्कुल पैसा नहीं था अपने देश को चलाने के लिए, ऐसी स्थिति आ गई थी, ठीक है। तीसरा कारण है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन क्या हुआ, युद्ध, महिलाओं ने युद्धकालीन कार्यों में भाग लिया,
जिससे उनके अधिकारों में सुधार हुआ। क्या हुआ भाई, युद्ध के अंतर्गत जो काम हो रहे थे, युद्ध के दौरान जो काम हुआ, उनमें महिलाओं ने भाग लिया और इसके कारण महिलाओं को कुछ अधिकार मिले, उनके अधिकारों में सुधार हुआ। समाज में वर्ग संघर्ष बढ़ा, ठीक है, समाज में जो वर्ग थे उनके बीच में संघर्ष बढ़ चुका था। चौथा कारण आता है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन में। ये जो प्रस्ताव है इसको दिया गया, इसका उद्देश्य था विश्व में शांति बनाए रखना, जिसको मैंने आपको नाम बताया, इसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, यूएनओ नहीं पढ़ा जाएगा, इसको लीग ऑफ नेशंस पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशंस बनाया गया 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान, ठीक है। इसका काम था शांति बनाए रखना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। पांचवा कारण आता है नई सीमाओं का निर्धारण। यूरोप और मिडल ईस्ट में नए राष्ट्र बने, ठीक है। यूरोप में और मिडल ईस्ट में जो बहुत बड़ा क्षेत्र है उसमें नए नए राष्ट्र, नए नए देशों का निर्माण किया गया, नए नए देश उभर कर सामने आए, ठीक है। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लोवाकिया जैसे देशों का उदय, ठीक है। अब क्या हुआ कि नई सीमाओं का निर्धारण हो रहा था, यूरोप में, मिडल ईस्ट में नए राष्ट्र बने, जिसमें पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लोवाकिया जैसे देशों का उदय हुआ था। बात करें अगले विश्व युद्ध का बीज रोपण। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के होने के खत्म होने के बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत का समय चालू हो चुका था। वार्सा की संधि ने जर्मनी पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे। इस क्वेश्चन के बारे में हम आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जर्मनी के साथ कितना गलत हुआ था इसमें, ठीक है। तो वार्सा की संधि ने जर्मनी पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे। इसने द्वितीय विश्व युद्ध के लिए रास्ता तैयार किया था। अब जर्मनी पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो रास्ता था वो खुल चुका था, क्योंकि जर्मनी आगे जाकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाने वाला था। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं की क्या भूमिका थी, इस पर प्रकाश डालिए। इन चीजों को फटाफट देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। युद्ध के दौरान उन्होंने पारंपरिक भूमिकाओं से निकलकर समाज में अपनी भागीदारी स्थापित की थी। अब क्या हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत बड़े स्तर पर महिलाएं अपनी पारंपरिक जो चीजें हैं उन्हें छोड़कर समाज में अन्य कामों के लिए निकली थी। औद्योगिक की बात करें, औद्योगिक क्षेत्र में योगदान, तो पुरुषों के युद्ध में जाने के कारण महिलाओं ने कारखानों और उद्योगों का काम किया। हथियार नियंत्रण और गोला बारूद बनाने में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। अब क्या हुआ कि भाई बहुत बड़े स्तर पर युद्ध में लोग पुरुष जा रहे हैं तो महिलाओं को कारखाना संभालना पड़ा, क्योंकि कारखाना संभालने के लिए कोई नहीं था, जिससे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो डगमगा जाती, इसीलिए महिलाओं ने कारखाने का काम संभाला। दूसरा, हथियार नियंत्रण और गोला बारूद बनाने में भी महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सैन्य सेवाओं की बात करें तो नर्स के रूप में घायल सैनिकों की जो सेवा है वो की थी। रेड क्रॉस और अन्य संगठनों में उनकी भूमिका प्रशंसनीय रही है। सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो महिलाओं ने योग्यता साबित की अपनी, जिससे उन्हें वोट देने का जो अधिकार था वो मिला था। सामाजिक परिवर्तन में अगर हम बात करें तो भाई महिलाएं अभी तक जिनको वोट देने का अधिकार नहीं था, उन्होंने अपनी योग्यता दिखाई कि हम लोग भी काम कर सकते हैं, पुरुषों के मुकाबले जितना पुरुष कर सकते हैं उतना हम लोग कर सकते हैं, तो उन्हें वोट देने का अधिकार भी मिला इसके बाद, ठीक है। युद्ध के बाद कई देशों में महिलाओं के जो स्थिति थी उसमें सुधार आया। चौथा पॉइंट बताया गया है कि शिक्षा और रोजगार। महिलाओं को उच्च शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन और बेहतर नौकरियों के अवसर मिले। समाज में उनकी जो स्थिति की तुलना में जो पहले की स्थिति थी वो काफी ज्यादा खराब थी, और वर्तमान मतलब जो युद्ध के दौरान की जो स्थिति और उसके बाद का जो समय था उसमें स्थिति में चेंजेस आए थे। बात करें राजनीतिक जागरूकता की, तो महिलाओं ने युद्धकालीन निर्णय में अपनी राय देना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि भाई युद्ध चल रहा है, अब महिलाओं ने भी युद्ध के दौरान जो बड़े बड़े डिसीजंस थे उन पर अपनी राय देना शुरू कर दिया था। उन्होंने शांति और सुधार आंदोलन में भी भाग लिया था। स्वतंत्रता की और कदम। महिलाओं ने युद्ध काल में स्वतंत्रता और समानता के लिए संघर्ष किया था, ठीक है। महिलाओं ने क्या करा था, युद्ध के दौरान स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए और समानता प्राप्ति के लिए संघर्ष किया था। इसने उन्हें सामाजिक स्थिति में मजबूत भी किया था, ठीक है। यही चीज थी कि महिलाओं को सामाजिक स्थिति में जो मजबूती है वो आई थी, ठीक है। तो स्वतंत्रता की और महिलाओं ने कदम बढ़ाया, राजनीतिक जागरूकता हुई, ठीक है। शिक्षा और रोजगार में महिलाओं को और ज्यादा आगे बढ़ने का मौका मिला, सामाजिक परिवर्तन आए, सैन्य सेवाएं और औद्योगिक क्षेत्रों में योगदान। ये 6 पॉइंट्स हैं, आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, 1 से 2 बार इन पॉइंट्स को पढ़िए ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप अच्छे से आंसर बना पाए। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, वार्सा की संधि के मुख्य जो बिंदु थे उनकी अगर हम बात करें वार्सा की संधि की, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा जर्मनी क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आप कहें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्यों जो बीज रोपण हुआ था क्यों हुआ था, उसका कारण क्या है, वो है वार्सा की संधि, ठीक है। वार्सा की संधि 28 जून 1919 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मतलब प्रथम युद्ध की समाप्ति के बाद की गई थी। यह संधि मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के बीच में हुई थी, ठीक है। पूरा का पूरा एक ग्रुप
और एक देश के बीच में ये संधि हुई थी। जर्मनी एक देश था उस समय, ठीक है, और मित्र राष्ट्र पूरा का पूरा एक ग्रुप था जिसमें 3 देश शामिल थे, ठीक है। तो ये उनके बीच में हुई थी वो संधि। का नाम था वार्सा की संधि, 28 जून 1919 को ये हुई थी। बात करें मुख्य बिंदु की, तो जर्मनी को युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया। पूरा का पूरा जो बेड़ा था कि युद्ध जर्मनी ने ही कराया है, उसके ऊपर डाल दिया गया, ठीक है। मतलब जर्मनी को युद्ध का जो जिम्मेदार था वो ठहराया गया। उसे भारी क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया, ठीक है। जो भी क्षति हुई है वो जर्मनी पूरी करेगा, इस चीज का उसे, ये वर्षा की संधि के अंतर्गत ये चीजें लिखी गई, ठीक है। अलायस और लॉरेन जैसे जो क्षेत्र थे वो फ्रांस को सौंप दिए गए, ठीक है। फ्रांस को अल अल्सास और लॉरेन जो क्षेत्र था वो उसे दे दिया गया। जर्मनी की सेना सीमित कर दी गई। जर्मनी की जो आर्मी थी उसे भी लिमिटेड कर दिया गया। उसे कहा गया कि आप लिमिटेड सेना रख सकते हो, ठीक है, आपको ज्यादा सेना रखने का हक नहीं है। ये किस चीज के अंतर्गत, ये वार्सा की संधि के अंतर्गत ये सारी चीजें लिखी गई थी। आलोचना की बात करें तो जर्मनी पर कठोर प्रतिबंध, इसे अनुचित और अपमानजनक माना गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई जर्मनी पर जो प्रतिबंध लगाए गए, ठीक है, जर्मनी को जो कहा गया कि तुम ही युद्ध के जिम्मेदार हो, ये अपमानजनक था और एक अनुचित चीज थी। नई सीमाओं सीमाओं समस्या की बात करें तो जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में बात करी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था कि नए नए देशों का उदय हुआ था, मिडल ईस्ट में और यूरोप में नए देशों का उदय हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ, सीमा से रिलेटेड जो विवाद थे वो उत्पन्न होना शुरू हो गए थे। असमानता का आरोप, यह संधि केवल विजय राष्ट्रों के पक्ष में थी, ठीक है। असमानता का आरोप लगाया गया इस संधि के ऊपर। एक आरोप लगा कि यह संधि केवल राष्ट्रीय, मतलब जो विनर टीम थी उसके लिए ही था, जो कि थी मित्र राष्ट्र के पक्ष में था, ना कि मित्र राष्ट्र के ऊपर कोई आप कहें सेंशन लगाया गया बड़े स्तर पर, ना उसे कोई बड़े स्तर पर पैसा देना पड़ा, ठीक है। और जो भी चीजें थी, लिमिटेशंस थी, वो जर्मनी के ऊपर लगाई गई। तो ये एक आरोप लगाया गया। प्रभावों की बात करें, जर्मनी ने आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई थी। हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी का उदय हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रख दी गई थी, वार्सा की संधि पे सिग्नेचर होते ही।